चलो आज शुरुआत करते हैं कुड़िंद वंश से आगे। कल हमने कुड़िंद वंश पढ़ा था और कुड़िंद वंश से कुड़िंदों के पतन के बाद उत्तराखंड में शकों और कुषाणों का प्रवेश होता है और जिसके बाद उत्तराखंड का सबसे महान और पहला ऐतिहासिक राजवंश जिसे कत्यूरी या कार्तिकेयपुर राजवंश कहते हैं वो शुरू होता है। तो आज हम वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब आएगा कार्तिकेयपुर या कत्यूरी वंश, ये आज हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कि शकों का आगमन कैसे हुआ, कुषाण काल और कार्तिकेयपुर कत्यूरी राजवंश, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो इस अध्याय से जो यूके ट्रिपल एससी है और यूके पीएससी की परीक्षाओं में वास्तुकला और प्रशासनिक पदों को लेकर कम से कम 15 से अधिक बार प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए पूरे गहरे कॉन्सेप्ट और जीएस लिंकिंग के साथ इसे शुरू करते हैं। शक, कुषाण प्रभाव और कार्तिकेयपुर राजवंश। कुड़िंद शासक जो राजा अमोघ भूजी था, उसकी मृत्यु के बाद मैदानों से विदेशी ताकतों ने उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी हिस्सों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था और इनमें सबसे पहले शक और उसके बाद कुषाण आए। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में शकों के निवास की पुष्टि यहाँ के प्राचीन सूर्य मंदिरों से होती है। जो शक यहाँ पे आए थे वो उनके सूर्य मंदिरों से होती है, इस बात की पुष्टि। और जो शक हैं वो मुख्य रूप से सूर्य के उपासक थे। जो कुड़िंद थे, कुड़िंदों के बाद आए शक और इनके जो प्रूफ हैं वो हैं सूर्य मंदिर, ठीक है। और ये क्या थे? सूर्य मंदिर हैं, तो ये सूर्य के उपासक थे, सूर्य के उपासक थे, ठीक है। अब सूर्य मंदिर इन्होंने बनाए। तो कौन कौन से सूर्य मंदिर बनाए? तो वो था कटारमल का सूर्य मंदिर। ये उत्तराखंड में शकों के प्रभाव का सबसे बड़ा ऐतिहासिक प्रमाण है। यह अल्मोड़ा जिले में है। कहाँ है? अल्मोड़ा जिले में है। कौन सी नदी? कोसी नदी के किनारे, कोसी नदी के किनारे है। इसे बूटधारी सूर्य मंदिर भी कहते हैं या बूटधारी सूर्य मंदिर भी कहते हैं। ये किसी को नहीं पता होगा क्योंकि यहाँ सूर्य भगवान की मूर्ति पैरों में ऊंचे जूते पहने हुए दिखाई देती है, ठीक है। जो कि प्राचीन शकों की ईरानियन शैली है। कौन सी? ईरानियन शैली। कुषाणों के सबसे प्रतापी राजा थे कनिष्क। कौन? ये हो गया, ठीक है। अब कुषाणकालीन साक्ष्य क्या है? कुषाणकालीन साक्ष्य, शकों का तो हमें कुटार वो मंदिर दिखे। इनके साक्ष्य हैं कि इनका जो सबसे प्रतापी राजा था वो था कनिष्क, प्रतापी राजा। और इसके समय के कुछ सिक्के हमें मिलते हैं। सिक्के मिले कहाँ? मैदानी भागों में इसके सिक्के मिले। समझ में आई बात? और कुछ ये जो मुद्राएं थे, सिक्के यानी मुद्राएं, वो कहाँ से मिले? मुनि की रेती कहाँ है? ये ऋषिकेश में। सुमाड़ी कहाँ है? पौड़ी में, ठीक है। और गोविषाण जिसे वर्तमान में बोलते हैं काशीपुर, यहाँ से मिले।
और इन सिक्कों से सिद्ध होता है कि गढ़वाल और कुमाऊं के निचले क्षेत्रों में कुषाणों का नियंत्रण था। क्योंकि ये क्या है, ये सारे निचले भाग में ऋषिकेश, सुमाड़ी, पौड़ी, गोविषण, काशीपुर, तो इनका कुषाणों का जो निवास स्थान था, कुषाणों का निवास स्थान कहाँ था? गढ़वाल प्लस कुमाऊं के निचले क्षेत्र में। और भारत में क्या हो रहा था इस टाइम पे? जब हम उत्तराखंड में शकों का सूर्य मंदिर और कुषाणों के सिक्के पढ़ते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय इतिहास का युवा कनेक्शन तुरंत याद रखें। शक संवंत चल रहा था उस टाइम पे। भारत में क्या चल रहा था? शक संवंत। भारत में शक संवंत चल रहा था। शक संवंत यानी कि 78 ईस्वी। कुषाण वंश के महान राजा कनिष्क ने जब 78वीं ईस्वी में अपना राज्य अभिषेक करवाया तो उन्होंने शक संवंत की शुरुआत की, जो आज भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। शक संवंत यानी राष्ट्रीय पंचांग। ठीक है ना? और कनिष्क ने शकों को हराकर इस क्षेत्र पर कब्जा किया। गांधार और मथुरा कला। कनिष्क के काल में ही भारत में मूर्ति कला का विकास हुआ। ठीक है, कनिष्क के काल में मूर्ति कला का विकास हुआ। ठीक है, इसी के काल में मूर्ति कला का विकास हुआ। कटारमल के सूर्य मंदिर में जो सूर्य देव की मूर्ति ऊंचे बूट जूतों में बनी हुई है, वो सीधे तौर पर उत्तर पश्चिम भारत की गांधार कला शैली और शकों की वेशभूषा से प्रभावित है। अब एग्जामिनर क्या पूछेगा, समझो आप। कटारमल सूर्य मंदिर और गोविषाण काशीपुर से पिछले 10 सालों में कई सहायक बीपीडीओ और पटवारी परीक्षा में कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सबसे आम प्रश्न बनता है कि कटारमल का सूर्य मंदिर किस जिले में है, ये सभी जानते हैं, और काशीपुर का प्राचीन नाम क्या है, ये भी सभी जानते हैं। अब 2026 के नए पैटर्न में परीक्षक वास्तुकला की शैली और राजाओं के नाम पर गहरे सवाल बनाता है। वो जैसे सवाल बना सकता है कि अल्मोड़ा के प्रसिद्ध कटारमल सूर्य मंदिर के स्थापत्य और ऐतिहासिक महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। जैसे ऑप्शन दे सकता है कि इस मंदिर का निर्माण कत्यूरी राजवंश के राजा कटारमल देव द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन 2 दे सकता है कि यह मंदिर वास्तुकला की उत्तराखंड शैली या हिमाचल शैली का प्रतिनिधित्व करता है। या ये बता सकता है कि इस मंदिर के मुख्य कपाट वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रखे गए हैं। या यहाँ स्थापित सूर्यदेव की मूर्ति के पैरों में जूते नहीं हैं, जो इसे शुद्ध भारतीय गुप्तकालीन कला का उदाहरण मानते हैं। तो इसका सही उत्तर आपको जानना है, सही उत्तर ढूंढना है। जैसे कि हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा, मूर्ति के पैरों में ऊंचे जूते बने हुए हैं जो शक प्रभाव को दर्शाते हैं। परीक्षक ने यहाँ जानबूझकर जूते नहीं है लिखकर जाल बुना है। ठीक है ना? अब आते हम कार्तिकेयपुर में। कार्तिकेयपुर, हमने कुषाण और शक का पढ़ा। अब कार्तिकेयपुर राजवंश क्या है कि ये ऐतिहासिक राजवंश है। ऐतिहासिक राजवंश। जब गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ तो उत्तराखंड में अव्यवस्था फैल गई। इस अव्यवस्था को समाप्त करके लगभग 700 ईस्वी में उत्तराखंड के पहले ऐतिहासिक राजवंश का उदय हुआ, जिसे कार्तिकेयपुर राजवंश कहते हैं। और इसे ही फिर लोग भाषा में कहने लगे कत्यूरी घाटी। समझ में आई बात? तो इनकी जो प्रथम राजधानी थी, वो थी जोशीमठ। और जोशीमठ कहाँ पड़ता है? चमोली में। ठीक है, तो जोशीमठ के पास कार्तिकेयपुर।
कार्तिकेयपुर में। फिर इनकी द्वितीय राजधानी थी बैजनाथ। बैजनाथ कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में। बैजनाथ अल्मोड़ा के पास थी कत्यूर घाटी। ठीक है। और इसके स्रोत मिलते हैं कि इतिहास को जानने के लिए हमारे पास 9 ताम्रपत्र और शिलालेख हैं। स्रोत कहाँ हैं? 9 हैं ताम्रपत्र और शिलालेख। इन सभी ताम्रपत्रों की भाषा संस्कृत है। क्या है? संस्कृत है। और लिपि है कुटिला लिपि। कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रमुख परिवार और राजा हम जानेंगे कौन कौन है। कार्तिकेयपुर राजवंश के जो परिवार हैं और राजा, इस वंश में 3 अलग अलग परिवारों ने शासन किया। जो कार्तिकेयपुर था, कार्तिकेयपुर 3 परिवार। ठीक है। प्रथम परिवार, इसका पहला शासक था बसंत देव। ठीक है। इस राजवंश का संस्थापक बसंत देव था। इसने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। क्या? परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर उपाधि धारण की। और इसी वंश में आगे चलकर राजा खरपड़देव हुआ, जिसका समकालीन बंगाल का पाल वंश का राजा धर्मपाल था। धर्मपाल ने उत्तराखंड पर आक्रमण भी किया था। खरपड़देव। ठीक है। और द्वितीय परिवार था, सेकंड फैमिली थी इसका संस्थापक था निम्बरदेव। शिव का परम भक्त था, शिव भक्त था, यानी शैव मत। ठीक है। और इस सेकंड परिवार में निम्बर वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था ललित सुरदेव। प्रतापी राजा था। समझ रहे हैं आप? इस वंश का सबसे प्रतापी राजा ललित सुरदेव था। इसके पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में इसे कली कलंक में मग्न धरती के उद्धार के लिए वारावतार के समान बताया गया है। कौन सा ताम्रपत्र है? पांडुकेश्वर। कहाँ पड़ता है? चमोली में। ताम्रपत्र में क्या किया गया है? इसको कहा गया है कली कलंक। कली कलंक में मग्न धरती का उद्धार हेतु वारावतार कहा गया। और इसका पुत्र था भूदेव। ठीक है। जो बौद्ध धर्म था उसका कट्टर विरोधी था। बौद्ध धर्म का विरोधी था। ठीक है। उसने बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने के लिए बुद्ध श्रमण शर्तों की उपाधि धारण की और जागेश्वरी मंदिरों का निर्माण करवाया। ठीक है। भारत का पैरेलल इसमें देखते हैं। कार्तिकेयपुर राजवंश के समय के इतिहास में क्या चल रहा था, इसे समांतर देखना बहुत ज़रूरी है। इसमें कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था उस टाइम पे। 8वीं से 9वीं शताब्दी में भारत में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 3 महाशक्तियों, पाल यानी बंगाल, प्रतिहार यानी गुजरात मालवा और राष्ट्रकूट यानी दक्कन के बीच युद्ध चल रहा था। जब बंगाल के पाल
राजा धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण किया, तो उसी अभियान के तहत उसने उत्तराखंड की पहाड़ियों पर भी हमला किया, जिसका उल्लेख कत्यूरी ताम्रपत्रों में खरपड़देव के समय मिलता है। और आदिगुरु शंकराचार्य का आगमन कत्यूरी काल में ही भारत के महान दार्शनिक आदिगुरु शंकराचार्य का आगमन उत्तराखंड में हुआ। उन्होंने कत्यूरी राजाओं के संरक्षण में बौद्ध धर्म के प्रभाव को कम किया और हिंदू धर्म का पुनरुत्थान किया। उन्होंने 820 ईस्वी में केदारनाथ में देह त्याग कर समाधि ली। तो अब ये भी हमें देखना है कि इसी के काल में कौन आए भारत उत्तराखंड में, शंकराचार्य आए, उत्तराखंड आए। कब? 820 ईस्वी में। हिंदू धर्म की स्थापना के लिए, हिंदू धर्म की स्थापना हेतु। केदारनाथ में। अब एग्जामिनर पूछता है, कत्यूरी या कार्तिकेयपुर राजवंश से प्रशासनिक पदों और राजाओं की उपाधियों पर परीक्षाओं में 8 से 10 बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। जैसे शंकराचार्य ने समाधि कब ली, और पांडुकुश ताम्रपत्र किस राजा का है। और 2026 के नए पैटर्न में परीक्षक इनकी प्रशासनिक शब्दावली पर बहुत गहरे प्रश्न पूछता है। जैसे प्रतिहार क्या है, प्रांतपाल क्या है, शौल्किक क्या है, चौरोद्वरणिक क्या है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इनकी जो तीसरी फैमिली थी उसका संस्थापक था इच्छरदेव। कौन? इच्छरदेव। और इसका नाम ताम्रपत्रों में वर्णित है। इच्छरदेव के बाद उसका पुत्र इष्टदेव, फिर पदमठदेव, और अंत में इस परिवार का अंतिम था सुभिक्षराज। और इसने अपने नाम की एक राजधानी बनाई, वो थी सुभिक्षपुर राजधानी बनाई उसने। अब इनका पतन क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये आप जानते हैं। कार्तिकेयपुर का पतन, कत्यूरी वंश का पतन कैसे हुआ। जब इनका लास्ट तीसरी फैमिली थी ना, थर्ड फैमिली थी, जिसका संस्थापक था इच्छरदेव और अंतिम था सुभिक्षराज। तो इसी तीसरे परिवार के समय कत्यूरी राजाओं की शक्ति कमज़ोर होने लगी और स्थानीय सामंत आज़ाद होने लगे, कमज़ोर होने लगी। क्यों? आपसी मतभेद थे। योग्य शासक नहीं। ठीक है। तो जब ये राजा कमज़ोर होने लगे तो इनके नीचे जो सामंत थे, फलस्वरूप एट रिजल्ट क्या हुआ, इनके नीचे जो सामंत थे वो फिर क्या होने लगे, आज़ाद होने लगे। और इसी के बाद कत्यूरी शाखाएं अलग होकर अल्मोड़ा की कत्यूर घाटी और अस्कोट में बिखर गई। जो कत्यूर घाटी, अल्मोड़ा की कत्यूर घाटी और अस्कोट में बढ़ गई। और इस काल के अब प्रमुख कर हम देखते हैं। प्रमुख कर। कत्यूरी काल में राज्य की आय का मुख्य स्रोत था भूमिकर। और सीमा शुल्क प्लस
सीमा सीमा शुल्क। ये दोनों चीज़ें ही इनके आय का प्रमुख भाग थे। और परीक्षा क्या करता है कि इन करों के प्राचीन नामों से सीधे सवाल पूछता है। जैसे ये पूछेगा कि भाग क्या था। ये था कि राजा को दी जाने वाली डेली लाइक फल, फूल, कृषि उपज का एक निश्चित हिस्सा, 1/6 हिस्सा। ठीक है। दूसरा है, पहला ये है, दूसरा है भोग। भोग में क्या था? नहीं, जो भाग था, भोग ये है, और भाग में था कृषि का 1/6 भाग। ठीक है, तो भोग में वो था। और तीसरा है कर। एक प्रकार का सालाना या विदेशी नकद कर था, यानी ये सालाना कर या विशेष नकद कर, विशेष नकद कर था। और किस पे लगता था ये? व्यापारियों व किस पे? चरवाहों पर। चौथा है तांड कर। ये लगता था बुनकरों पर। और अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत के प्राचीन इतिहास में गुप्त साम्राज्य और राजा हर्षवर्धन के समय भी टैक्स व्यवस्था को हूबहू भाग, भोग और कर ही कहा जाता था। कतिरुई राजाओं ने गुप्तकालीन गुप्तचर और कर प्रणाली को पूरी तरह अपने राज्य में लागू किया। अब इनकी प्रशासनिक शब्दावली देखते हैं। प्रशासनिक शब्दावली क्या क्या है? एक है कर्मांत। कर्मांत को कहते थे कारखानों या राज्य के उद्योगों को कर्मांत, कारखानों को बोलते हैं कर्मांत। दूसरा आता था अक्ष पटलाधिकृत। इसका मतलब था कि यह राज्य का महालेखागार होता था, जो आय व्यय का हिसाब रखता था। आय व्यय का हिसाब रखने वाला। ठीक है। अब तीसरा आता है महाकर्णिक। महाकर्णिक का मतलब था इसे बोलते क्लर्क या मुख्य लेखक। चौथा आता है गोलमिक। गोलमिक क्या था? जंगलों, दर्रों और चौकियों पर तैनात। जंगल, दर्रों, चौकियों पर तैनात छोटी सैन्य टुकड़ी। ठीक है। और पांचवा आता है महाबलाधिकृत। इसका मतलब था सर्वोच्च सेनापति। सर्वोच्च सेनापति। और छठवां आता था, ये काफ़ी बड़ा नाम है, हस्त्य श्रोवाष्ट्र बलबद्यात पितृक। इस तरीके से है।
ये जो घोड़े, हाथी, ऊँट या संयुक्त सेना के सबसे बड़े अधिकारी को ये विशाल नाम दिया जाता था। और सातवां है दोष पराधिक। दोष पराधिक का क्या काम था? न्याय विभाग का काम था ये। ठीक है, अपराधियों को दोष देना, अपराधियों को दोष देना, अपराधियों को दोष व अपराध की जांच करना, ये था कत्यूरी वंश। ठीक है, कत्यूरी वंश के हमने वो पढ़ दिए हैं। अब एग्जामिनर पूछता है कि जो अक्षपटलाधिकृत और तांडकर जैसे शब्द पिछले कुमाऊं यूनिवर्सिटी और यूके ट्रिपल सी के पेपर में 3 से 4 बार पूछा गया है, और परीक्षक क्या पूछ सकता है? नया कत्यूरी राजवंश की आर्थिक प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित करों पर विचार कीजिए। जैसे तांडकर, भाग और भोग क्या है? कत्यूरी प्रशासन में कर वसूलने वाले मुख्य अधिकारी को शौल्की कहा जाता है। ये पूछ सकता है कि कत्यूरी ताम्रपत्र में वर्णित अक्षपटलाधिकृत नामक पद का मुख्य कार्य आधुनिक शासन व्यवस्था के किस अधिकारी से समतुल्य माना जाता है? जैसे मुख्य न्यायाधीश, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, गृह मंत्री या राज्यपाल, है ना? तो वो था महालेखाकार, महालेखा परीक्षक। तो इस तरीके से हमें पढ़ना है। तो आज हमने पढ़ा कि जो तृतीय परिवार था वो था इच्छादेव सुभिक्षराज, इसका अंतिम शासक था। तांडकर यानी बुनकर एक था। भाग क्या था? भूमिकर था। अक्षपटलाधिकारी क्या? महालेखाकार था। करमन क्या? सरकारी कारखाने, उद्योगशाला। तो अब हमारा कार्तिकेयपुर राजवंश का अध्याय अपनी पूरी गहराई, प्रशासनिक पदों, करों और तीनों परिवारों के साथ 100% संपूर्ण होता है। अब परीक्षा में ऐसा कोई सवाल नहीं बचा जो आपको हैरान कर सके या रिग्रेट दे सके। अब कत्यूरों के इसी बिखराव के बाद कुमाऊं के चंपावत क्षेत्र में एक नया सूर्य उदय होता है, जिसे हम कहते हैं कुमाऊं का चंद राजवंश। ठीक है, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।